नीतीश के एनडीए छोड़ने पर तेजस्वी यादव के दावे की, संसद में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के प्लान की। देखेंगे चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट का क्या है फैसला। यूपी में क्यों शुरू हुई मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा। जानेंगे बीजेपी की बी टीम पर शिवसेना यूबीटी के दावे को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे मणिपुर में फिर क्यों भड़की हिंसा। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, 12 मार्च को राहुल से मुलाकात करेंगे राज प्रभारी कृष्णा अल्लावारू। उपराष्ट्रपति धनखड़ एम्स में भर्ती, सीने में दर्द की शिकायत के बाद कराया गया भर्ती। पीएम मोदी ने हॉस्पिटल जाकर जाना हालचाल, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कुंभ के पानी को बताया गंदा, कहा उस पानी को नहीं पिएंगे जिसमें करोड़ों लोगों ने स्नान किया। देश में एक भी नदी स्वच्छ नहीं। और एमपी धान घोटाले मामले में कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, जीतू पटवारी ने की सीबीआई जांच की मांग। कहा उनके कार्यकाल में ही नर्सिंग घोटाला, परिवहन घोटाला सहित कई घोटाले हो चुके हैं। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनावों के दौरान एनडीए के अंदर टकराव की खबरें भी आ रही हैं और दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। तो क्या कहा तेजस्वी यादव ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से गठबंधन की हर अटकल पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस तरह की बातें करने का अधिकार पार्टी में किसी को नहीं है। न तो हमारी तरफ से नीतीश कुमार को कोई ऑफर दिया जा रहा है और न ही उनके लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं। गठबंधन को लेकर आरजेडी में लालू यादव और तेजस्वी के अलावा बयान देने के लिए कोई भी अधिकृत नहीं है। पत्रकारों ने जब तेजस्वी से नीतीश के साथ गठबंधन को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, अब सीधे चुनाव होगा, आप लोगों को कौन बुद्धि देता है। जेडीयू साथ आएगी तो स्वागत करेंगे। क्यों स्वागत करेंगे? आरक्षण चोर और आरक्षण खोरों का हम लोग स्वागत करेंगे क्या? जेडीयू को कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा। इस तरह की खबरें बकवास हैं। दरअसल 1 जनवरी को लालू यादव ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो हम उनके लिए दरवाजे खोलने को तैयार हैं। लेकिन अब तेजस्वी ने साफ कह दिया कि नीतीश के लिए दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। इस बीच तेजस्वी ने बिहार सरकार पर आरक्षण को लेकर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने इसे लेकर पटना में धरना भी दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की तरफ से आरक्षण को बढ़ाकर 65% किया गया था, लेकिन एनडीए की सरकार के चलते आरक्षण वापस ले लिया गया। तेजस्वी ने कहा कि अगर एनडीए की सरकार चाहे तो आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, लेकिन ये लोग आरक्षण को कोर्ट के चक्कर में फंसाने का खेल खेल रहे हैं। तेजस्वी के तेवरों से साफ है कि नीतीश के लिए महागठबंधन के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो गए हैं। नीतीश भले ही पलटी मारे, लेकिन महागठबंधन में उनकी वापसी नहीं होगी। तेजस्वी ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं, तो बजट सत्र को लेकर भी इंडिया गठबंधन के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। खास तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति के दावे पर विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। 10 मार्च से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है और विपक्ष एक बार फिर हर बार की तरह मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। बजट सत्र में विपक्ष ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति पर सरकार की प्रतिक्रिया का बड़ा मुद्दा उठाने वाले हैं। इसके साथ ही प्रवासी भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर वापस भेजना और दक्षिण के परिसीमन सहित तमाम मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। इस बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वो संसद में साफ करें कि क्या भारतीय पक्ष अमेरिकी टैरिफ कटौती की शर्तों पर सहमत हो चुका है या नहीं। इसके अलावा डीएमके और कांग्रेस सहित तमिलनाडु के तमाम दल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के जनसंख्या आधारित परिसीमन और स्कूली शिक्षा में नई भाषा नीति के प्रति अपना विरोध दर्ज कराने की भी तैयारी में है। कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि सरकार भारत के हितों, खासकर किसानों और विनिर्माण क्षेत्र के हितों की रक्षा करें। इस बीच सदन में वक्फ संशोधन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होने की भी पूरी संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर भी सरकार को विपक्ष का खासा विरोध झेलना पड़ सकता है। यानी संसद में एक बार फिर सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। विपक्ष ने मोदी सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी पूरी कर ली है, तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने मोदी सरकार के साथ चुनाव आयोग की भी परेशानी बढ़ा दी है। वैसे कोर्ट का जो फैसला आया है वो पंचायत चुनाव को लेकर है, लेकिन इसका असर लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर भी दिखाई देगा। तो क्या फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट।
चुनाव नतीजों में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि चुनाव में प्रत्येक वोट का अपना महत्व होता है, भले ही वो चुनाव के अंतिम परिणाम को प्रभावित करे या ना करे, और इसलिए उसकी पवित्रता को बनाए रखना आवश्यक है। चुनाव से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं और इसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक गांव में 2021 में हुए ग्राम प्रधान के चुनाव को लेकर की थी। इस चुनाव में डाले गए वोटों की अंतिम गिनती को लेकर विवाद था और मतदान अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने एसडीएम द्वारा दोबारा गणना कराने के आदेश को निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मतदान केंद्रों के प्रेसिडिंग ऑफिसर की डायरी तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं मिल पाई, इसलिए अंतिम गिनती संदेह के दायरे में आती है। रिकाउंटिंग का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का मतदान प्रक्रिया पर नजर रखना और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता। दरअसल प्रयागराज के एक ग्राम प्रधान के चुनाव में 1193 वोट पड़े थे, जबकि आधिकारिक घोषणा में 1213 वोटों की गिनती की गई। इस प्रकार 19 वोटों का अंतर था। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को दूसरे नंबर पर आए उम्मीदवार से 37 वोट ज्यादा मिलते थे, इसलिए भले ही अतिरिक्त 19 वोट घटा दिए जाए, उनकी जीत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसका उद्देश्य ये नहीं कि कौन जीता, बल्कि ये देखना है कि प्रक्रिया सही थी या नहीं। अगर प्रक्रिया सही नहीं है तो फिर से चुनाव भी कराए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि एक वोट की कीमत क्या होती है। कोर्ट के फैसले का चुनाव प्रक्रिया पर असर दिखाई देगा, तो असर पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी की मुलाकात का भी दिखने वाला है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो कब तक हो सकता है ये विस्तार, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में उनके पीएम मोदी से मुलाकात की खबर है। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक बैठक हुई है। बैठक को लेकर दावा किया जा रहा है कि योगी सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। महाकुंभ के समापन के बाद योगी का ये पहला दिल्ली दौरा है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार यानी कि 8 मार्च को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। सूत्रों की माने तो नड्डा के साथ बैठक में भी इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई थी। यूपी कैबिनेट में अभी 6 मंत्री पद खाली हैं। इसके अलावा कई मंत्रियों को हटाकर संगठन के काम में लगाया जा सकता है। दरअसल यूपी में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी अभी से ही चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन बताने के लिए इसका विस्तार किए जाने की खबर है। करीब 1 दर्जन नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। साथ ही 8 से 10 मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। बीजेपी सोर्सों की तरफ से कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होली से पहले ही कर लिया जाएगा, यानी अगले 2-3 दिनों में ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि यूपी बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा विभिन्न आयोगों में नेताओं के समायोजन को लेकर भी सांगठनिक वार्ता जारी है। कैबिनेट विस्तार के अलावा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के लिए भी नाम की घोषणा होनी है। कुछ नाम रेस में भी हैं। जानकारों की माने तो पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी, बीएल शर्मा, धर्मपाल सिंह, स्वतंत्र देव सिंह के नाम इस रेस में हैं। होली से पहले यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, इसे लेकर बीजेपी के अंदर हलचल मची हुई है। तो राहुल गांधी के एक बयान ने भी सियासत में हलचल मचा रखी है। राहुल ने गुजरात में कहा था, हमारी पार्टी में कुछ नेता बीजेपी के लिए काम करते हैं, और राहुल के इस बयान पर अब कांग्रेस के अंदर और बाहर से सुर सुनाई देने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने गुजरात में कहा था कि गुजरात कांग्रेस में 2 तरह के लोग हैं, एक वे जो पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरे वे जो बीजेपी से मिले हुए हैं। ऐसे लोगों को अलग करना जरूरी है। राहुल ने ये भी कहा था कि कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, और अब राहुल के इसी बयान का समर्थन करते हुए पार्टी के दिग्गज नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं राहुल गांधी को उनके बयान के लिए बधाई देता हूँ। मुझे याद है जब एमपी के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में प्रचार करने गया था, तब मुझे निर्देश दिए गए थे कि मैं आरएसएस के खिलाफ ना बोलूं, क्योंकि हिंदू नाराज हो जाएंगे। संघ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वह केवल धर्म के नाम से हिंदुओं को गुमराह कर उनका शोषण करता है। हिंदुओं के धर्मगुरु शंकराचार्य की हजारों वर्षों की स्थापित परंपरा है, वह आज भी कायम है। उनमें से कौन से शंकराचार्य हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के समर्थक हैं? बीजेपी शोषक तत्वों का समूह है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है लोगों को धर्म के नाम पर लूटकर सत्ता हासिल करना।
जय सिया राम। साफ है कांग्रेस के अंदर ही संघ समर्थकों की तरफ से दिग्विजय सिंह को इस तरह के निर्देश दिए गए होंगे। वैसे राहुल के बयान का समर्थन शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी किया है। उन्होंने कहा, ए टीम और बी टीम सिर्फ कांग्रेस में नहीं होती बल्कि दूसरी पार्टियों में भी होती है। जो लोग यहाँ बैठकर बीजेपी से अंदर खाने मिलते हैं, ऐसे लोग सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि कई अन्य पार्टियों में भी हैं। अगर राहुल गांधी ने ऐसे लोगों से मुक्त होने का कोई निर्णय लिया है तो उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि कौन क्या कर रहा है। मैं उनके इस फैसले का स्वागत करता हूँ। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बहुत से लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, हम उन्हें नमक हराम कहते हैं। ये लोग सच में नमक हराम हैं। जैसे हमारे यहाँ एकनाथ शिंदे और उनके 40 लोग 2 साल से बीजेपी का एजेंडा चला रहे थे और फिर खुलेआम चले गए। अच्छी बात है कि वे चले गए, हम अपने ही घर में आजाद हो गए। बीजेपी की बी टीम कांग्रेस में ही नहीं दूसरी पार्टियों में भी है। राउत ने तो सीधे सीधे शिंदे को ही निशाने पर ले लिया है, तो देवेंद्र फडणवीस पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला है। राउत ने कहा कि चुनाव में मायावती ने गारंटी दी थी कि महिलाओं को मिलने वाली सम्मान राशि 3000 की जाएगी, लेकिन अब इसमें कटौती शुरू हो गई है। तो क्या है दावा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया गया और इस मौके पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की लाभार्थी महिलाओं के खाते में रकम ट्रांसफर हुई। लेकिन अब इस योजना की पहली किस्त को लेकर घमासान शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि महायुति सरकार ने ऐलान किया था कि फरवरी और मार्च के 3000 रुपए की किस्त महिला दिवस पर महिलाओं के खाते में जमा करा दी जाएगी। इसके तहत राज्य की तमाम लाभार्थी महिलाएं 2 महीने से किस्त आने की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन महिलाओं के खाते में महज 500 रुपए ही आए। बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपत्र सामना में दावा किया गया है कि सोलापुर के मंगलवेढ़ा तहसील में 300 रुपए की किस्त का इंतजार कर रही एक लाभार्थी महिला के खाते में सरकार की ओर से सिर्फ 500 रुपए ही जमा कराए गए हैं। राउत ने कहा कि ऐसा करके महायुति सरकार ने महिला दिवस पर लाडकी बहनों का एक तरह से मजाक उड़ाने का काम किया है। बता दें कि जुलाई 2024 में तत्कालीन सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना लागू की थी। इस योजना के तहत महिलाओं के आधार लिंक खाते में हर महीने 1500 रुपए जमा कराने का ऐलान किया गया था। हालांकि अब तक इन आरोपों पर महायुति सरकार की तरफ से कोई सफाई सामने नहीं आई है, लेकिन अब देखना होगा कि इस आरोप पर महायुति सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात मणिपुर की। मणिपुर में इस समय राष्ट्रपति शासन लागू है, लेकिन बावजूद इसके राज्य से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। बीते दिन कांगपोकपी जिले में हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने आवाजाही रोकने के लिए बसों कारों में आग लगा दी। इस दौरान लोगों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया और सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बंद का ऐलान कर दिया। देखिए ये पूरी खबर। मणिपुर में हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे हैं। बीते दिन फ्री ट्रैफिक मूवमेंट शुरू होते ही हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान कांगपोकपी जिले में कुकी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बंद का ऐलान कर दिया। ऐसे में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। हिंसा प्रभावित कांगपोकपी जिले में रविवार सुबह स्थिति तनावपूर्ण रही, क्योंकि सुरक्षा बलों के जरिए की गई कार्रवाई के खिलाफ कुकी और जो समूहों के जरिए बुलाया गया अनिश्चितकालीन बंद ने जातीय संघर्ष से प्रभावित राज्य में सभी क्षेत्रों में सामान्य जीवन को प्रभावित किया। मणिपुर पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की है और इसके साथ ही साथ गुलेल का भी इस्तेमाल किया गया है। सुरक्षा बलों के 5 वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। झड़प के दौरान 16 प्रदर्शनकारी घायल हो गए और एक प्रदर्शनकारी की चोटों की वजह से जान भी चली गई। बता दें कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद अमित शाह ने राज्य का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने आदेश दिया था कि मैतेई और कुकी बहुल क्षेत्रों में सुरक्षित आवागमन को चालू किया जाए, लेकिन कुकी समुदाय ने इसका विरोध किया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि लंबे वक्त से जब मणिपुर में हिंसा भड़की हुई थी, तब सरकार पर मणिपुर की सुध न लेने का आरोप लगा था, लेकिन जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा तो उसके बाद गृह मंत्री शाह ने बैठक की और फ्री मूवमेंट का ऐलान किया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार को इस बात का अंदेशा नहीं था कि फ्री मूवमेंट शुरू होते ही राज्य में एक बार फिर हिंसा भड़क सकती है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।